स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल। चलो इसे फिर से अमृत शहर के रूप में मानते हैं। कोल्ड प्रिंस अपनी त्वचा खोने के बाद एक भयानक डीमन में बदल गया। उसका बदसूरत टेढ़ा चेहरा दर्द से विकृत हो गया। इसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति यह मान सकता था कि यह दुनिया भर के लोगों से नफरत बटोरने के बाद पैदा हुआ एक गंदा, तुच्छ और दुष्ट अस्तित्व है। कोल्ड प्रिंस की छाती पर लाइटनिंग गिरने से जो छेद हुए, उनसे हरा खून बह रहा था। राक्षस मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। आसपास के सभी अंडरवर्ल्ड जीव नष्ट हो चुके। फिर भी कोल्ड प्रिंस अभी भी खड़ा था। इतना बड़ा अपमान सहने के बाद वह स्पष्ट रूप से गुस्सा था। कोई भी झूठा व्यक्ति अपने झूठ का पर्दाफाश होने के बाद गुस्सा हो जाएगा। कोल्ड प्रिंस भी ऐसा ही था। रेड कार्डिनल केवल अपने ऊपर कर्स मैजिक लागू कर रहा था और वह उतना शक्तिशाली नहीं था जितना लोगों ने कल्पना की। शैतान नगरी एक लोमड़ी की तरह था जो बाघ की ताकत का फायदा उठा रही थी। वे मानव जाति के गद्दार थे और वे केवल इतना ही कर सकते थे कि दुश्मन को अंदर आने देने के लिए द्वार खोल दे। जरूरी नहीं कि वे अन्य काम करने में प्रतिभाशाली हो। डीमन सिंह वाला कोल्ड प्रिंस पूरी तरह से गुस्सा था। उसका आदर्श को जाने देने का कोई इरादा नहीं, भले ही उसने अपनी भारी त्वचा खो दी थी। उसने अपना मुंह खोला और आदर्श पर काला धुआं उगल दिया। धुआं बादलों की तरह आगे बढ़ा और तुरंत ही डीमन सिंह वाले भगवान का क्षेत्र स्थापित हो गया। काली धुंध भयानक रूप से अंदर तक घुस जाती। यह किसी भी जीवित प्राणी के शरीर में घुसने के लिए हर छेद में छेद कर देती और तेजी से उनके जीवन को खत्म कर देती। उनका ताज़ा खून काली गंदगी में बदल जाता, उनके अंग मलबे में बदल जाते, उनकी हड्डियां लकड़ी की तरह सड़ जाती। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे रोकना चाहते हो? अब तुम मुझे कैसे रोकोगे? डीमन सिंह वाला कोल्ड प्रिंस जोर से हंस पड़ा। ना केवल उसका काला धुआं आदर्श को ढक रहा था, बल्कि वह तेजी से ग्रेट वॉल की ओर बढ़ रहा था। कोल्ड प्रिंस को एहसास हो गया कि वह डीमन आदर्श का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने उसके दोस्तों सहित सभी को मार डालने का फैसला किया। आदर्श और उसके बीच लड़ाई का नतीजा भी मायने नहीं रखता। कोल्ड प्रिंस का लक्ष्य उत्तरी घाटी को मृतकों की भूमि में बदलना था। उसे बस दीवार पर सभी को मारने की जरूरत थी ताकि अंडरवर्ल्ड की सेना सब कुछ जमीन पर गिरा सके। क्या तुम अभी सख्त व्यवहार नहीं कर रहे थे? तुम गीजा की महान पिरामिड के सामने एक मूर्ख उपद्रवी के अलावा कुछ नहीं हो। कोल्ड प्रिंस ने बेतहाशा चिल्लाया। कोल्ड प्रिंस ने ग्रेट वॉल की दिशा में काले धुएं के बादल उगलना जारी रखा, मानो पहले उसने जो सांसें छोड़ी थी वे कहीं पर्याप्त नहीं थी। काली धुंध तूफानी बादलों की तरह दीवार की ओर लुढ़क रही थी। दीवार पर खड़े सैनिकों में भयंकर भय व्याप्त था। यहाँ तक कि ज़ॉम्बीज भी काली धुंध की चपेट में आकर तेजी से मर रहे थे। उनके जैसे इंसान की तो बात ही छोड़िए। मास्टर कोल्ड प्रिंस, हमारे आदमी अभी भी दीवार पर है, लॉन्ग स्पैरो चिल्लाए। टॉल स्पैरो और ग्रीन घोस्ट के नेतृत्व में शैतान नगरी की टुकड़ी में लगभग 2000 लोग थे। उनमें से ज्यादातर कुलीन भी थे और डार्क बीस्ट मॉन्स्टर के साथ मिलकर यह बेहद शक्तिशाली थे। इसका उद्देश्य नॉर्थ गार्ड किले पर मैजिक फायर बीकन को नष्ट करना। लड़ाई काफी समय से चल रही थी, हालांकि उन्होंने अभी तक कोई प्रगति नहीं की। फिर भी वे शैतान नगरी की मुख्य सेना थी। कोल्ड प्रिंस द्वारा छोड़ा जा रहा काला धुआं दोस्त और दुश्मन में भेद नहीं कर रहा था। डीमन सिंह वाला काला धुआं जल्द ही महान दीवार तक पहुंच गया। दीवार स्पष्ट रूप से इसे किले में प्रवेश करने से नहीं रोक सकी। मैजिक फायर बीकन से दूर शैतान नगरी के मेंबर तेजी से टूटे हुए सड़ते हुए टिंडर के ढेर में बदल गए। जिस स्पीड से उनकी डेथ हुई वह बेहद ही चौंकाने वाली थी। धुएं के एक छोटे से स्पर्श ने ही उनकी जान ले ली और उनका अंत एक भयानक मोड़ पर पहुंच गया। शैतान नगरी के मेंबरों की पीड़ा भरी चीखें लगातार आ रही थी। रक्षक मैजिक फायर बीकन पर एकत्र हुए, जहां वाटर मैजिशियन ने कुछ समय खरीदने के लिए परिधि के चारों ओर वाटर कर्टेन स्थापित किए। शैतान नगरी के मेंबरों को एहसास हुआ कि उन्हें काली धुंध से खुद को बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। वे तुरंत एक जगह इकट्ठा हुए। क्यों मास्टर कोल्ड प्रिंस हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो हमें पुनर्जन्म का मौका दे रहे हैं। क्या आप सचमुच ऐसा मानते हैं? मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। हर बचाव घातक धुंध को रोकने में सक्षम नहीं।
कोल्ड प्रिंस डीमन आदर्श के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जहरीली धुंध एडवांस और सुपर लेवल के मैजिशियनों के लिए बेहद खतरनाक थी। एक ही सांस आसानी से उन सभी को मार डाल सकती थी। डीमन आदर्श के पास कोई डिफेंस क्षमता या सुरक्षा नहीं थी, इसलिए उसके पास धुंध को रोकने का कोई तरीका नहीं। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि कोल्ड प्रिंस की चाल काफी क्रूर थी। उसके पास एक मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ कोई मौका नहीं, इसलिए उसने अपना ध्यान कमजोर लोगों पर केंद्रित किया। ब्लिंक आदर्श डिफेंडरों को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था। डीमन सिंह वाला कोल्ड प्रिंस न केवल अपने मुंह से धुआं उगल रहा था, बल्कि वह इसे अपने शरीर से भी बाहर निकाल रहा था। भले ही आदर्श कोल्ड प्रिंस को मारने में कामयाब हो जाए, लेकिन घातक धुआं अभी भी नॉर्थ गार्ड किले तक पहुंच जाएगा। कोल्ड प्रिंस बनने के लिए तैयार था, लेकिन उससे पहले वह आदर्श के अलावा बाकी सभी को मार डालेगा। वह आदर्श को तो नहीं मार पाएगा, लेकिन वह बाकी सब को मार सकता है। आदर्श ने कुछ ब्लिंक ही 10 किलोमीटर की यात्रा कर ली। बहुत तेजी से नॉर्थ गार्ड किले पर मैजिक फायर बीकन के पास पहुंचा। आदर्श! चुटकी आदर्श को देखकर बेहद खुश हुई। हालांकि जब उसने उसके चेहरे और शरीर पर डीमन रूनों को करीब से देखा तो वह दंग रह गई। यह आहन का आदर्श को करीब से देखने का पहला मौका था जब वह दानव रूप में था। जब उसे याद आया कि आदर्श ने अग्निगढ़ शहर में क्या निर्णय लिया था, तो उसके मन में तुरंत ही जटिल भावनाएं उभरने लगी। समीर अभी अभी आया था और यह देखकर राहत महसूस कर रहा था कि सब ठीक है। आदर्श ने कहा, आप लोगों को अब चले जाना चाहिए, मैं उन्हें रोक लूंगा। लेकिन ब्लिंक! आदर्श ने उन्हें बोलने का कोई मौका नहीं दिया। आदर्श की रक्त लाल पुतलियों से एक चमकदार चांदी की रोशनी फूट पड़ी। अनगिनत स्टार ऑर्बिट, स्टार पैटर्न और स्टार नक्षत्र एक शानदार चांदी के स्टार पैलेस में संयुक्त हुए। जब प्रकाश अपनी सीमा पर पहुंच गया तो हजारों तारे टिमटिमाने लगे और छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गए, जैसे हीरे धूल में बदल जाते हैं। धूल हवा में उड़कर पूरे इलाके में फैल गई। नॉर्थ गार्ड फोर्ट्रेस के मैजिक फायर बीकन पर इकट्ठा हुए सभी लोग गायब हो गए। कुछ 100 रक्षक अभी कुछ देर पहले ही खून खराबे के बीच लड़ रहे थे, लेकिन अगले ही पल उन्हें किले के दूसरे छोर पर ले जाया गया। इलाका पूरी तरह से खाली था। महान दीवार दूर दूर तक पहाड़ों की एक श्रृंखला की तरह खड़ी थी। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज की सेना को रोक रही थी। क्या क्या हमने अभी? कमांडर होंग अवाक रह गया। ब्लिंक ने उनमें से सैकड़ों को एक पल में टेलीपोर्ट कर दिया, ऐसा कुछ जो दुनिया के सबसे अच्छे स्पेस मैजिशियन ही कर सकते थे। चांदी की धूल अभी भी नीचे गिर रही थी। पैगंबर ने आदर्श की पीठ को घूरा। वह एक पल के लिए झिझका, फिर उसने कहा, बस बेहद हो गया। आदर्श ने पलट कर देखा और पैगंबर के चेहरे पर उलझन भरी झलक देखी। आदर्श को पता था कि पैगंबर क्या कह रहे थे। वह प्रतिरोध छोड़ने की योजना बना रहा था। स्फिंक्स ने महान दीवार पर अटैक करना बंद नहीं किया। नॉर्थ गार्ड किला बेहद जल्द ढह जाएगा। जनरल बीनू को यह बात किसी और से बेहतर पता थी। इसके अलावा उनके पास पहले से ही पृथ्वी फव्वारा झरने का पानी खत्म हो चुका था। उनके पास अर्थ फाउंटेन स्प्रिंग वाटर की असीमित आपूर्ति नहीं थी। हर बार जब वे दीवार के खंडों में हेर फेर करते तो महान दीवार की मरम्मत के हर प्रयास में पानी की एक बड़ी मात्रा खर्च होती। भले ही आदर्श ने ब्लिंक के साथ घातक धुंध को से सभी को बचाने में हेल्प नहीं की होती, लेकिन महान दीवार केवल कुछ और मिनटों के लिए खड़ी रहती। जैसा कि अपेक्षित था, रक्षकों के जाते ही महान दीवार हिलने लगी। प्रयत्य दीवार पर पहली बड़ी दरार दिखाई दी। यह केवल दीवार के उस तरफ नहीं थी जिस पर स्फिंक्स अटैक कर रहा था, बल्कि दीवार के पीछे भी और भी दरारें उभरने लगी, जो कुछ 100 मीटर, 1000 मीटर और कुछ किलोमीटर तक फैल गई। अरे यार, अगर हम आधे दिन और रुक पाते तो उनके पास सभी को निकालने के लिए पर्याप्त टाइम होता, समीर ने बड़बड़ाते हुए कहा। समीर अभी अभी शैनमुकीब से वापस आया। अर्थ फाउंटेन स्प्रिंग का पानी बेहद जल्दी खत्म हो जाएगा। उसने नॉर्थ गार्ड किले से कुछ और पानी लाने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि नॉर्थ गार्ड किले में पानी की खपत और भी ज्यादा थी। महान दीवार सिर्फ 1.5 दिन ही खड़ी रह रही थी। यह असंभव था कि उत्तरी घाटी में सभी लोगों के पास फ्युआंग शहर में निकाले जाने के लिए पर्याप्त टाइम था। अंडरवर्ल्ड की सेना की स्पीड को देखते हुए हजारों या यहाँ तक कि 10,000 अभी भी मरने वाले थे। इसके अलावा फ्युआंग शहर को तोड़ना जरूरी नहीं था। अगर गीजा का महान पिरामिड लंबे समय तक टिक सकता था तो फ्युआंग शहर के भी गिरने की संभावना थी।
हमने 1.5 दिन तक डटे रहकर बेहद से लोगों की जान बचाई है। बहुत होगी बात। फेवांग शहर की रक्षा पंक्ति को भी हमारी मदद की जरूरत है। चलो चले, पैगंबर ने दृढ़ता से कहा। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान देने का फैसला किया होगा, लेकिन यह राहत की बात थी कि वे अभी भी जीवित थे। यदि स्फिंक्स नहीं दिखाई देता तो महान दीवार आसानी से ज़ॉम्बीज की सेना के 2 दिनों तक रोक सकती थी। हालांकि पृथ्वी फव्वारा झरने का पानी पहले ही खत्म हो चुका था। यदि वे और आगे रहते तो उनका बलिदान केवल निरर्थक होता। यह लड़ाई स्पष्ट रूप से जल्द ही समाप्त होने वाली नहीं थी। फ्युआंग शहर भी खतरे में पड़ने वाला था। वे फ्युआंग शहर में खड़े अन्य लोगों की तुलना में गीजा के महान पिरामिड से अधिक परिचित थे, इसलिए उनके लिए जीवित रहना बेहतर था। आदर्श ने पैगंबर से पूछा, आधे दिन में कितने लोग मरेंगे? पैगंबर ने उत्तर दिया, मुझे पता नहीं। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार फ्युआंग शहर से दूर कम से कम 4 या 5 शहरों को अभी भी खाली कराया जा रहा था। उन्हें नहीं पता था कि वहां कितने लोग थे, क्योंकि वे पहले से ही अग्रिम पंक्ति में लड़ाई में बिजी थे। समीन ने कहा, लुचैंग के लोग, जो सबसे दूर है, अभी तक फ्युआंग शहर में नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य दूर दराज के कस्बे और गांव भी हैं। लुचैंग लूहे नदी के किनारे बना एक छोटा शहर था। शहर के पीछे शैनमुख क्षेत्र में फैले लुएस पहाड़ थे, जहां समीर पहले से ही बचाव कर रहा था। यह क्षेत्र फ्युआंग शहर से सबसे दूर था, इसलिए उन्हें वहां के लोगों को निकालने में काफी टाइम लगेगा। आदर्श ने 9 टियर के वेश में छोटे शहर का दौरा किया था। उसे यह जगह कुछ हद तक जानी पहचानी लगी। आगे बढ़ो, मैं उन्हें रोक लूंगा। आदर्श ने वही शब्द दोहराए जो उन्होंने मैजिक फायर बीकन पर कहे थे। तुम उन्हें कैसे रोकोगे? दीवार पहले से ही ढह रही है, आहन ने अचानक कहा। आदर्श ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता। आदर्श के पास जाने का जोखिम नहीं था। उसे डीमन एलिमेंट का उपयोग करने का कर्ज चुकाना था। उसने डीमन एलिमेंट का उपयोग करने से पहले असेंस ओर्ब को नहीं भरा। इस तरह उसे इसका उपयोग करने के लिए बेहद बड़ी कीमत चुकानी होगी। अगर वह पर्याप्त ज़ॉम्बीज को नहीं मारता तो उसकी आत्मा कई महीनों तक दर्द में होती। आदर्श ने अग्निगढ़ झील में पहले ही इसका अनुभव कर लिया। समीर ने भी व्यक्तिगत रूप से देखा था कि वह किस दौर से गुजरा था। उसे लड़ते रहना था। इसके अलावा आदर्श के दिल में हमेशा एक गांठ थी, वह थी अमृत शहर। आदर्श लुचैंग से अपरिचित था। वह जल्दबाजी में केवल एक बार इसकी खाली सड़कों से गुजरा था। कुछ लोगों को लग सकता है कि एक छोटे शहर का विनाश स्वीकार्य था, क्योंकि यह आपदा इतनी बड़ी थी, लेकिन आदर्श, जो अमृत शहर की आपदा से बच गया था, उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक छोटे शहर का महत्व दुनिया के सबसे शानदार शहर से कहीं ज्यादा था। सड़कें एक आंख वाले जादुई भेड़िए से भरी हुई थी। खून से लथपथ होने के बावजूद लोग छुपने के लिए जगह की तलाश कर रहे थे। यहाँ तक कि कमजोर लोगों में भी जीने की इच्छा शक्ति थी। शक्तिशाली लोगों को भी अपने द्वारा लिए गए निर्णयों पर अडिग रहने का अधिकार था। वे अब अतीत में वापस नहीं जा सकते, न ही वे समय में पीछे जाकर अपनी वर्तमान शक्ति के साथ स्थिति को फिर से संभाल सकते। वे केवल उस द्वेष और लड़ने की इच्छा को बाहर निकाल सकते थे जिसे उन्होंने उस समय अपने कमजोर शरीर के भीतर गहराई से दबा रखा था। वे फिर से डरकर कांपना या किसी कोने में छिपना नहीं चाहते। डेमन आदर्श कभी अस्तित्व में नहीं था, वो हमेशा से आदर्श था। वही आदर्श जो दुनिया के अंत तक लड़ना चाहता था, जब तक कि उसके शरीर में उबलता खून सूख न जाए। लुचैंग कोई अमृत शहर नहीं था, लेकिन उसे अभी इसे अमृत शहर ही मानने में कोई आपत्ति नहीं है। उसे कमजोर शहर के सामने खड़े होने में कोई आपत्ति नहीं है। वह किसी भी तरह का पश्चाताप या अपराध बोध नहीं रखना चाहता था। अब समय आ गया था कि वह शहर के अस्तित्व के लिए एक मर्द की तरह लड़े। नॉर्थ गार्ड किले के सामने की 10 किलोमीटर लंबी दीवार आखिरकार ढह गई। पहले खुली हुई बड़ी दरार ही मुख्य दोषी थी, जिसने विशाल रक्षा पंक्ति के मुख्य हिस्से को गिरा दिया। दीवार के पहाड़ की तरह ढहने से जमीन हिल गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक बेहद बड़ा हिमस्खलन हुआ। धूल हवा में बिखर गई, जिससे क्षितिज के साथ धूल का पर्दा बन गया। यह आखिरी चीज थी जो उत्तरी घाटी के लोगों से नर्क के दृश्य को छुपा रही थी। धूल बेहद जल्दी ही छट गई। ज़ॉम्बीज़ का समुद्र किसी की कल्पना से भी ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा तेजी से उमड़ पड़ा। यह अजय और बेहद भयानक था। स्क्वायर ट्रैक मैदान कांप उठा जब ज़ॉम्बीज़ की सेना ने फिर से मार्च करना शुरू किया। विशाल उत्तरी घाटी जल्द ही निगल ली गई।
वह चला गया, यह ढह गया, सचमुच ढह गया। चीन की प्राचीन ढाल ज़ॉम्बीज़ की भीड़ द्वारा कुचल दी गई, सभी की इच्छा शक्ति एक ही क्षण में कुचल दी गई। वे महान दीवार के बिना खुद को बेहद छोटा महसूस करते, अपनी मृत्यु तक लड़ने की उनकी शपथ और उनकी अडिग भावना को अंडरवर्ल्ड के निर्दयी खुरों के नीचे रौंद दिया गया। उनके दिमाग में केवल एक ही विचार था कि भाग जाए। हर कोई पीछे हट रहा था। ज़ॉम्बीज़ के उन पर अटैक करने के भयानक दृश्यों ने उन्हें घुटन महसूस कराई। उनके शरीर अनायास ही भागने लगे। डीमन आदर्श वहीं रहा जहां वह था। वे एकमात्र व्यक्ति था जिन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। इस कदम से पता चला कि उसका दिल अभी भी जोश से जल रहा था। ज़ॉम्बीज़ की विशाल सेना का सामना करते समय उसकी इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं आई। फ्लेम बेले एक्सप्रेस की शैडो आदर्श की पीठ से चिपक गई, जिससे उसे एक चमकदार झुलसाने वाली चमक मिल गई। उसने कांपती हुई जमीन पर कदम रखा, जिससे सभी दिशाओं में आग की लहरें उठने लगी। आसमान में लाइटनिंग ड्रैगन की तरह चमक रही थी। उनकी मुश्किल से दिखाई देने वाली पूंछ की आदर्श के ठीक ऊपर एक अशुभ हिमखंड की नोक की तरह थी। आग की लहरों और जंगली लाइटनिंग के बीच एक बेहद बड़ी रेखा थी, जो अस्पष्ट पोशाचिक रात द्वारा खींची गई। यह आदर्श के पीछे फ्लेम बेले महारानी की शैडो की तरह लग रही थी, लेकिन साथ ही और पूरी तरह से छिपी हुई थी। हवा में अभी भी हल्की चांदी की धूल छाई हुई थी। कण बेहद छोटे होने के कारण मुश्किल से दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे जो चांदी की रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे वो आदर्श के चारों ओर घूम रही थी। उसकी खूनी लाल पुतलियों में से एक रहस्यमय झिलमिलाहट थी। भाई आदर्श! समीर ने अपनी मुठ्ठियां भींच दी और देखकर कि कैसे आदर्श लड़ने के लिए पीछे रहने पर जोर दे रहा था। समीर को अच्छी तरह पता था कि आदर्श क्या सोच रहा है। वे दोनों पहले भी इसी अनुभव से गुजर चुके थे। जब भी ऐसा कुछ होता, समीर के दिमाग में एक पीला लेकिन सुंदर चेहरा उभर आता। वह आदर्श की तरह ही लड़ना चाहता था। उसने उससे वादा किया कि वह और भी मजबूत बनेगा, ताकि वह उसकी जैसी बेवकूफ महिलाओं की रक्षा कर सके। ब्लिंक! आदर्श ने मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ उंगली उठाई। चांदी के कण हवा से नीचे गिरे और तेजी से एक चमकदार स्टार कॉन्स्टलेशन बना, जिसमें समीर, चुटकी पैगंबर, जनरल बिनू, कमांडर होंग, समीर और रक्षक शामिल थे जो अभी भी जीवित थे। वे ज़ॉम्बीज़ की सेना के सामने कुछ सेकंड से ज़्यादा भी जीवित नहीं रह सकते। आदर्श का उन्हें आसपास रहने देने का कोई इरादा नहीं था, चाहे वे जो भी सोच रहे हों। अरे मुझे मत भेजो, मैं उस कमीने को यहाँ बुलाऊंगा, भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। सिल्वर स्टार ऑर्बिट इतनी तेजी से प्रकट हुआ, आहन मैजिक फॉर्मेशन से बाहर कूदने की योजना बना रहा था, फिर भी यह उसकी अपेक्षा से अधिक तेजी से खींचा गया। आहन लकड़ी के क्लैपर को पकड़े हुए था और स्टार कॉन्स्टलेशन से भाग रहा था। हालांकि जब इसकी चमक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई तो इसके अंदर खड़े सभी लोग एक बार फिर गायब हो गए। जो कुछ बचा था वह हवा में बिखरी चांदी की धूल थी। जगह जगह सन्नाटा छा गया। केवल आगे बढ़ती हुई मृत सेना का गगनभेदी शोर सुनाई दे रहा था। रक्षकों ने एक दरार के माध्यम से यात्रा की। इस बार आदर्श ने उन्हें कुछ किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट किया, जिससे उन्हें ज़ॉम्बीज़ की सेना से भागने के लिए पर्याप्त टाइम मिल गया। बेटे, मैं तुम्हारे मालिक हूँ, बेहतर होगा कि तुम अभी मेरे पास आओ। आहन गुस्से से चिल्लाए और बताना मुश्किल था कि वह किस पर गुस्सा था। इस बीच समीर दूर देख रहा था। क्या डीमन एलिमेंट वास्तव में इतना शक्तिशाली था कि वह गिज़ा के महान पिरामिड पर अटैक कर सके? जाहिर है नहीं। गिज़ा का महान पिरामिड अंडरवर्ल्ड का शासक साम्राज्य था। ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे डीमन आदर्श अंडरवर्ल्ड के हर एक जीव को मार सके। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि स्फिंक्स डीमन आदर्श से किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। चिल्लाना बंद करो आहन, कृपया मुझ पर एक एहसान करो। समीर दूसरी दिशा में मुड़ा, जैसे उसने अपना मन बना लिया हो। क्या एहसान? मैं बक्सिया को बुला रहा हूँ, वह हमें कुछ समय दे सकता है, आहन ने कहा। बक्सिया आने की योजना नहीं बना रहा था। यह स्पष्ट था कि उसने अभी तक आहन को अपना गुरु या संरक्षक स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह अभी भी बेहद कमजोर था। भले ही बक्सिया आ गया हो, फिर भी वो गीज़ा के महान पिरामिड को रोक नहीं सकता। बक्सिया बिना किसी कारण के अपने जीवन का बलिदान देने की जहमत नहीं उठाएगा। ज़ॉम्बीज़ की सेना के सामने कुछ भी नहीं टिक पाएगा। हम स्फिंक्स को भी नहीं रोक सकते और ओसिरस ने खुद को भी नहीं दिखाया है। अगर ओसिरस दिखाई देता है तो फिवांग शहर भी उन्हें रोक नहीं पाएगा, समीर ने उसे कहा। ओसिरस वास्तव में अस्तित्व में था,
अन्यथा उत्तरी घाटी के आकाश में गूंजने वाली आवाज किसकी थी? आहन ने कहा, मुझे पता है, लेकिन हम आदर्श को अकेले उनका सामना नहीं करने दे सकते। बात करना बंद करो, बस मुझे अपने विंग मैजिकल इक्विपमेंट के साथ सवारी कराओ। अपनी पूरी स्पीड से उड़ो और मैं बाकी रास्ता खुद तय कर लूंगा, समीर ने कहा। आहन अंततः सहमत हो गया जब उन्होंने देखा कि समीर कितना दृढ़ निश्चयी था। आहन अपने मैजिक विंग्स के साथ आसमान में उड़ गया और पश्चिम की ओर चल पड़ा। समीर ने उसे पूरी स्पीड से यात्रा करने के लिए कहा, इसलिए उसने वैसा ही किया जैसे उसे बताया गया और अपनी बची हुई ऊर्जा को अपने विंड विंग्स में डाल दिया। उसके पास जो जादुई पंख थे वे स्पष्ट रूप से सर्वश्रेष्ठ नहीं थे। उनकी स्पीड वास्तव में उतनी तेज नहीं थी जितनी वे लग रहे थे। आहन को पता नहीं था कि समीर क्या करने जा रहा है। आहन की ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त होने से पहले वे एक अपरिचित स्थान पर पहुंच गए। मुझे मत बताओ कि तुमने भागने का बहाना ढूंढ लिया है। जगह क्या है? आहन ने भारी सांस लेते हुए कहा। गीजा के महान पिरामिड के नीचे कई शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड जीव थे। अगर वे सभी प्रकट हो जाए तो उत्तरी घाटी कितने समय तक टिक सकती है? आहन को सबसे शक्तिशाली शक्ति बक्सिया के बारे में पता थी। उसका मानना था कि वह केवल बक्सिया को बुला सकता था। अगर समीर ने इस पर जोर नहीं दिया होता तो आहन को यकीन नहीं होता कि ऐसी कोई चीज है जो वास्तव में गीजा के महान पिरामिड को रोक सकती है। समीर ने कहा, मैं अंधकार की खाई की ओर जा रहा हूं। डार्क एबीस? तुम्हारा मतलब यक्षक सम्राट का मकबरा है? आहन ने आश्चर्य से कहा। हाँ, समीर ने उत्तर दिया। समीर को डार्क एबीस का स्थान पता था। यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिसके बारे में वह सोच सकता था। हे भगवान, मुझे यह मत बताना कि तुम उस प्राचीन राजा को गीजा के महान पिरामिड से बचाने के लिए मनाने की सोच रहे हो, आहन ने कहा। हाँ, समीर ने दृढ़ता से कहा। तुम उसे कैसे मनाओगे? तुम उसके पास पहुंचने से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। क्या वह तुम्हारी बात सुनेगा भी? तुम उन्हें उसको समझ क्या रखा है जो वो तुम्हारी बात सुनेगा? तुम उसके लिए चींटी से अलग नहीं हो, आहन ने विरोध किया। समीर ने कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन यह कुछ ना करने से अच्छा है। प्राचीन राजा ही समीर ही की एकमात्र उम्मीद थी। वह सम्राट जिसने हजारों सालों तक जीन में ज़ॉम्बीज़ पर शासन किया, वो आसानी से प्राचीन राजधानी के भीतरी शहर में रहने वाले लाखों लोगों को एक ही विचार से उम्मीद की एक झलक दे सकता था। यदि इस देश में कोई चीज गीजा के महान पिरामिड के सामने टिक सकती थी तो वह कोई और नहीं बल्कि प्राचीन राजधानी में ज़ॉम्बीज़ का सम्राट और उसका सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। समीर को नहीं पता था कि वह व्यक्ति अभी भी उसका मुख्य सैन्य प्रशिक्षक था या नहीं, लेकिन अगर आदर्श फिर से डार्क अबीस में प्रवेश कर सकता है और एक टुकड़े में बाहर निकल सकता है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के पास अभी भी उनके मुख्य सैन्य प्रशिक्षक की कुछ यादें होंगी, या वह अभी भी उनका मुख्य सैन्य प्रशिक्षक हो सकता है। अन्यथा प्राचीन राजा क्यों पीछे मुड़ता जब वह स्पष्ट रूप से प्राचीन राजधानी को पुनः प्राप्त करने में सक्षम था? वह ज़ॉम्बीज़ की सेना को पीछे हटने का ऑर्डर क्यों देता? अगर उन्हें मानव क्षेत्रों में अतिक्रमण करने से क्यों रोकता? स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, बिच्छू भगवान मेडूसा से लड़ने। एक भयंकर दहाड़ ने तुरंत बाकी ज़ॉम्बीज़ के शोर को दबा दिया। स्फिंक्स ने अपने विशाल शरीर को ढही हुई दीवार के पार ले गया। उसने उस भूमि को देखा जिसने अपनी सुरक्षा खो दी थी। जैसे एक जंगली शेर आखिरकार अपने विशाल क्षेत्र में वापस आने के बाद स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम हो गया। अंडरवर्ल्ड जल्लाद, जुड़वा शरीर वाली डीमन गाय, ममियां विशाल सेना के स्फिंक्स के पैरों के चारों ओर बहती हुई धाराओं की तरह बह रही थी। इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद आखिरकार वे अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों को पूरा कर सकते थे और बेतहाशा जमीन पर रौंद सकते थे। अंडरवर्ल्ड जल्लाद अभी भी ज़ॉम्बीज़ में सबसे तेज था। जब वे अपनी खूनी दनाती हवा में घुमाते थे तो उनके घोड़ों की आंखों से एक भयानक रोशनी निकलती। दक्षिण से आने वाली हवा में जीवित मनुष्यों की गंध और उनके डर की झलक थी, क्योंकि वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। वे अविश्वसनीय रूप से धीमे थे। ऐसा लगा जैसे वे बिल्कुल भी नहीं हिले, भले ही महान दीवार ने उन्हें इतना समय दिया हो। उन्हें एक उचित रेगिस्तान बनाने के लिए जीवित लोगों की राख की जरूरत थी।
वे उन मनुष्यों से शुरुआत करेंगे जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और सबसे पहले जमीन पर सफेद रेत की एक परत बिछाएंगे। वे व्यास संघर्ष से क्यों परेशान होंगे, वे सभी वैसे भी मरने वाले हैं। कोल्ड प्रिंस पागलों की तरह हंस रहा था और बड़बड़ा रहा था। ज़ॉम्बीज़ ढही हुई महान दीवार से ऐसे बाहर निकले जैसे कोई बांध टूट गया हो। कोल्ड प्रिंस लहराते हुए मैजिक फायर बीकन पर खड़ा था जो शैतान नगरी के लोगों की लाशों से घिरा हुआ था। अंडरवर्ल्ड के जीवों को उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो जहरीले धुएं में मर गए। लाशें जगह जगह कचरे की तरह बिखरी हुई थी और दीवार के ढहने के साथ ही चट्टानों, मिट्टी और मलबे के नीचे दब गई। कोल्ड प्रिंस के पास उन लोगों को अपने आसपास रखने का कोई कारण नहीं था जो उस पर संदेह करते थे। इस समारोह के बाद दुनिया में हर कोई जान जाएगा कि कोल्ड प्रिंस कौन है। नए स्टूडेंट बतखों की तरह दौड़े चले आएंगे। अब उसे कुछ लोगों को खोने की क्या परवाह है। स्काई फ्लेम फ्यूनरल, एक दृढ़ आवाज गरजी। अचानक ही विशाल भूमि पर एक चमकदार ज्वाला सी चमक उठी। एक आदमी आग की लपटों में घिरा हुआ नॉर्थ गार्ड किले के पास खड़ा था, अंडरवर्ल्ड की सेना का सामना कर रहा था। अंधेरे आसमान में और भी शानदार लपटें दिखाई देने लगी। वे जमीन पर गिरती रही और आसमान में जलती हुई लंबी लंबी लकीरें छोड़ती रही। एक बेहद बड़ी आग की तलवार ज़ॉम्बीज़ के समुद्र में उतरी। उसमें से एक धधकती लाल आग फैल गई। सूर्यास्त की लपटें हर ज़ॉम्बीज़ को जला देती थी जिसके संपर्क में वे आते थे और उन्हें भूख से भस्म कर देती। आसमान से एक से ज्यादा ज्वलन तलवारें गिर रही थी। तलवारें आसमानी लपटों की तरह बरस रही थी। आमतौर पर आसमान से बरसने वाली लपटें सिर्फ आग के गोले के आकार की होती है जो जमीन पर गिरने के बाद जमीन को जला देती। इस बार झुलसाने वाली लपटों में घिरी हुई बड़ी बड़ी तलवारें आसमान से गिर रही थी जो ज़ॉम्बीज़ के बीच भारी रूप से गिर रही थी। धमाके बेहद घातक थे, खासकर जब तलवारें बारिश की तरह बरस रही थी। तलवारों की चमक ज़ॉम्बीज़ पर बरस रही थी, कमजोर ज़ॉम्बीज़ और मजबूत दोनों को जलाकर राख कर रही थी। घातक ज्वाला तलवारें काफी समय तक चलती रही। लालची जीव जो अभी अभी महान दीवार के मलबे को पार कर गए थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसी विनाशकारी लपटों का सामना करना पड़ेगा। अनगिनत ज़ॉम्बीज़ फ्लेम तलवारों के अंतिम संस्कार में मर गए, एक भी जीवित नहीं बचा। कोल्ड प्रिंस को तब बेहद गुस्सा आया जब उसने देखा कि आदर्श इतने शक्तिशाली मैजिक से ज़ॉम्बीज़ की सेना को रोक रहा है। उसे मार डालो, उसे अभी मार डालो। क्या तुम बस उसे अपने लोगों का नरसंहार करते हुए देखते रहोगे? कोल्ड प्रिंस ने स्फिंक्स, बिच्छू भगवान मेडुसा और अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढकों पर चिल्लाया। ज़ॉम्बीज़ की सेना बेहद बड़ी थी, इतनी बड़ी कि आदर्श ने फ्लेम स्वॉर्ड्स फ्यूनियल से जिन जीवों को खत्म किया वे समुद्र में पानी की एक बूंद के समान थे। इसके बावजूद चिलचिलाती लपटों ने ज़ॉम्बीज़ की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। स्फिंक्स को आदर्श के अस्तित्व के बारे में बेहद पहले से ही पता था। वह ज़ॉम्बीज़ की बाढ़ से घिरा एक विशाल द्वीप जैसा था। उसका लंबा चेहरा गर्व से भरा हुआ था और चालाकी का एक संकेत था। स्फिंक्स ने गर्जना करते हुए बिच्छू राजा मेडुसा और अधोलोक सम्राट मेंढकों को ऑर्डर दिया। अंडरवर्ल्ड प्राणियों के कमांडरों में से एक होने के नाते स्फिंक्स के लिए सब कुछ खुद करना जरूरी नहीं था। उसने पहले ही महान दीवार को गिरा दिया। अगर उसे हर दुश्मन से निपटना था जो सामने आया तो उसे सेना और अंडरवर्ल्ड शासकों की क्या जरूरत थी। जो भी उनका रास्ता रोकेगा वह मर जाएगा। स्फिंक्स ने बिच्छू भगवान मेडुसा को अपने सैनिकों का नेतृत्व करने और आदर्श को खत्म करने का ऑर्डर दिया। फ्लेम स्वॉर्ड्स फ्यूनियल उल्लेखनीय रूप से घातक था। सर्वेंट लेवल के ज़ॉम्बीज़ अगर छोटी सी भी चमक से छू जाते तो वे जल्द ही राख में बदल जाते। तलवारों की चमक से पकड़े जाने की तो बात ही छोड़िए। स्फिंक्स जानता था कि डीमन आदर्श की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, इसलिए सर्वेंट लेवल के प्राणियों को उनकी मृत्यु के लिए भेजना अनावश्यक था। बिच्छू भगवान मेडुसा ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। वह स्फिंक्स से थोड़ी छोटी थी लेकिन वह अभी भी एक कीले के आकार की थी। वह आसानी से मानव संरचनाओं को रौंद सकती जैसे कि वे महज खिलौने हो। बिच्छू राजा मेडुसा के पीछे भूरे, काले और लाल बिच्छू पुरुषों का एक समूह था।
जब वो अपने ज़ॉम्बीज़ की सेना का नेतृत्व कर रही थी। ये बिच्छू आदमी 5 से 20 मीटर लंबे थे। दूसरे शब्दों में सबसे छोटा बिच्छू आदमी भी एक कार के आकार का था। उनके शरीर बिच्छू के शल्कों से ढके हुए, जब वे एक पंक्ति में आगे बढ़ते तो उनके बिच्छू के शल्क धातु की तरह चमकते, एक चमकदार और आश्चर्यजनक दृश्य। भूरे बिच्छू पुरुष योद्धा लेवल के जीव थे। काले बिच्छू नर कमांडर लेवल के प्राणी थे और लाल बिच्छू नर शासक लेवल के गोरगन थे। केवल एक बिच्छू भगवान मेडूसा था। उसके बालों के बजाय सैकड़ों सांप थे। लाल बिच्छू गोरगन भी शासक लेवल के प्राणी, लेकिन सांपों के बजाय उनके बाल रेंगते हुए कीड़ों की तरह दिखते। यह स्पष्ट संकेत था कि 3 लाल बिच्छू गोरगन बिच्छू भगवान मेडूसा जितने शक्तिशाली नहीं थे। स्फिंक्स आदर्श के साथ बेहद गंभीर व्यवहार कर रहा था। उसे खत्म करने के लिए उसने 3 शासक को और एक महान शासक को भेजा। स्फिंक्स ने अटैक नहीं किया, उसने इसके बजाय बिच्छू भगवान मेडूसा और उसकी सबसे मजबूत सेना को भेजा। बिच्छू राजा मेडूसा जहां भी जाती आसानी से हवा हावी हो सकती थी, फिर भी वह यहाँ अग्रिम सेना बनने को तैयार थी। बिच्छू भगवान मेडूसा का चेहरा एक महिला जैसा था। उसके खुले स्तन बिच्छू के शल्कों से ढके हुए, उसका व्यवहार एक महारानी जैसा जो किसी भी कमजोर अस्तित्व को अपने अधीन करने की मांग करती थी। आदर्श के पीछे फ्लेम बेले महारानी की छाया थी। उसका ऑरा बिच्छू भगवान मेडूसा की दुष्ट उपस्थिति से बिल्कुल अलग। फ्लेम बेले दुनिया में अग्नि एलिमेंट के सबसे शुद्ध जीवन रूप का प्रतिनिधित्व करती थी। उसके ऑरा में पवित्र शुद्धता का संकेत भी था। दुर्भाग्य से फ्लेम बेले और फ्लाइंग क्रेग स्नोवुल्फ की आत्माएं आदर्श की आत्मा में विलीन हो गई जब वह राक्षस में बदल गया था। इसलिए फ्लेम बेले महारानी अपने आप नहीं लड़ सकती थी, अन्यथा वह फ्लेम बेले महारानी को बिच्छू भगवान मेडूसा से लड़ने देता ताकि यह तय हो सके कि असली महारानी कौन है। बिच्छू भगवान मेडूसा के पीछे 3 लाल बिच्छू गोगरन बेचैन लग रहे थे। उनमें से एक, जो लगभग 30 मीटर लंबा था, ने पहले आदर्श से भिड़ने का फैसला किया। जब लाल बिच्छू गोरगन आगे बढ़ा तो पहाड़ों की तरह ढेर हुए बिच्छू नर ने भी अटैक बोल दिया। इन बिच्छुओं में कूदने की अद्भुत क्षमता थी और ये शायद ही कभी जमीन से अटैक करते थे। वे हर दिशा से अपने लक्ष्यों पर झपटना पसंद करते थे। उन्होंने तुरंत एक विशाल काला कवच बना लिया जो आदर्श के खड़े होने की जगह से 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक के प्लेस को घेर लेता, जिससे उसकी दृष्टि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाती। आदर्श को ऐसा नहीं लगा कि वह जमीन पर खड़ा है, ऐसा लग रहा था वह बिच्छू नरों से भरी खाई में गिर गया है। उनके पास उनके अटैकों से बचने का कोई रास्ता नहीं। बिच्छू जीवों के बीच एक चालाक लाल आकृति ने अपनी लंबी जहरीली पूंछ से आदर्श पर अटैक किया, जबकि उसकी दृष्टि सीमित थी। एक लाल झिलमिलाहट आदर्श पर सीधे झपटी। बिच्छू की पूंछ बेहद बड़ी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह आदर्श के इंपॉर्टेंट अंगों या अन्य स्थानों पर अटैक कर रहा था। खतरनाक स्थिति से घुटन भरे दबाव के बावजूद आदर्श ने रेड स्कॉर्पियन गोरगन पर अपनी नजरें गड़ाई रखी। उसने उन दूसरे स्कॉर्पियन नरों को नजरअंदाज कर दिया जो उसके पास आ रहे थे। शैडो वुल्फ्स अटैक! फ्लेम बेले महारानी की शैडो अचानक गायब होगी। इसकी जगह डार्क वुल्फ सम्राट की छाया ने ले ली। वुल्फ सम्राट की शैडो हजारों भेड़ियों शैडो में विभाजित होगी जो सभी दिशाओं में चमक रही थी। भेड़ियों की परछाइयों ने अपने पंजों से खरोंचकर और अपने नुकीले दांतों से आदर्श पर अटैक करने वाले भूरे बिच्छू नरों को अलग थलग कर दिया। भेड़ियों की परछाइयों के जंगली अटैकों के सामने मजबूत दिखने वाले बिच्छू के तराजू नगण्य थे। बिच्छू पुरुषों के अवशेष गिर गए और जगह जगह बिखर गए। आदर्श के पैरों के चारों ओर ढेर हो गए। चूंकि उनसे ज्यादा खून नहीं निकला था, इसलिए वे कबाड़खाने में रखे कबाड़ के ढेर की तरह लग रहे थे, बस उतने व्यवस्थित नहीं थे। 1000 से ज्यादा बिच्छू आदमी लगभग तुरंत ही मर गए। सिर्फ लाल बिच्छू गोरगन बचा था जो भोलेपन से सोचता था कि वो आदर्श को मात दे सकता है। अपने सैनिकों की आड़ खोने के बाद उसका विशाल आकार बाकी बिच्छू जीवों के बीच पूरी तरह अलग दिखाई दिया। उसकी जहरीली पूंछ से बचने से ज्यादा कुछ आसान नहीं था। आदर्श को बस थोड़ा पीछे की ओर छलांग लगाने की जरूरत थी। बिच्छू की पूंछ जमीन में इतनी गहराई तक धंस गई कि जीव को उसे बाहर निकालने में काफी संघर्ष करना पड़ा।
भेड़ियों की परछाई आदर्श की पीठ पर लौट आई और उसके हाथों को जबरदस्त ताकत दी। आदर्श ने अपने हाथों को पंजे में कस लिया। पंजे बिल्कुल वुल्फ सम्राट शैडो जितने बड़े थे। उसने रेड स्कॉर्पियन गोर्गन की जहरीली पूंछ पकड़ ली। उसके शरीर पर मौजूद डीमन ड्रोन अचानक चमक उठे। उसने 30 मीटर के रेड स्कॉर्पियन गोर्गन को ऐसे घुमाना शुरू कर दिया जैसे वो हथौड़ा फेंक रहा हो। टकराने की आवाज आती है। लाल बिच्छू दूसरे लाल बिच्छू गोर्गन से बुरी तरह टकराया। दोनों लाल बिच्छू गोर्गन बेहद दूर तक लुढ़कते चले गए। आखिरी लाल बिच्छू गोर्गन वहीं जम गया। वह झिझक रहा था कि उसे अटैक करना चाहिए या नहीं। क्या वह इंसान था? 1000 साल पहले मरने के बाद से उसने कभी इतना हिंसक इंसान नहीं देखा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। आज पहला ही एपिसोड इतना लंबा था। आज मैं जितने 2 एपिसोड सुनाती हूँ मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। थैंक यू बने रहने के लिए।